अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 की जो तमाम फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं वो हमने डिस्कस किए थे, उनको समझा था। तो अब हम उनको अप्लाई करेंगे बुक के तमाम जो न्यूमेरिकल्स हमें दिए हुए हैं वो सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है, द बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अच्छा, हमने अपने फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डिस्कस किया था। हमने कहा था तीन हमारे पास वो है स्केल्स है, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और हमने इसी कन्वर्जन्स के फॉर्मूलाज ही पढ़े थे। तो सबसे पहले हमें डेटा क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ कितना है 98.4 फ़ारेनहाइट, डिग्रीज फ़ारेनहाइट। डिग्रीज बोलना जरूरी है, केल्विन में आप डिग्री नहीं बोलेंगे। हमें निकालना है पहले पार्ट में टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। कोइंसाइड का क्या मतलब है, दोनों स्केल्स टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का दोनों की सेम वैल्यू होगी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है। तो वो हम अभी इसी फॉर्मूले से जो हमने सेल्सियस के कन्वर्जन के लिए यूज़ करेंगे वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम बढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अच्छा, हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट दिया, हमने वो रख दिया। माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय 9 किया तो आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ये आया। अब ये क्या आया है, हमें ये पता चला है कि टेम्परेचर ऑफ एट सेल्सियस इक्वल्स टू 36.89 डिग्रीज एट 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। यानी अगर फ़ारेनहाइट का स्केल 98.4 डिग्रीज पर होगा तब हमारे पास जो सेल्सियस पर टेम्परेचर होगा वो 36.89 होगा। ठीक है, अब आगे इसी के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। हमने सपोज किया कि एक टेम्परेचर है टी जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो टेम्परेचर जो टी है वो टीसी के भी बराबर है और टी एफ के, यानी टेम्परेचर है सेल्सियस और टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्मूला है, अब आप ये वाले फॉर्मूला देखो, टी टीसी की भी बराबर है और टी टीएफ की भी बराबर है। आपने दोनों जगह टी डाल दिया इस तरह, सही है। जब आप इसको खोलोगे तो 9 इधर आ गया मल्टीप्लाई होने, वो 90 हो गया, 5 टी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -32 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 5 टी इधर आ गया माइनस होने, यहाँ पे 4 टी आ गया, यहाँ पे -32 5 से मल्टीप्लाई हुआ, -160 आ गया। फिर ये 4 इधर डिवाइड हुआ जाके, आसपास -40 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब ये जो टी है यहाँ -40 डिग्रीज लिखा हुआ है, तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उम्मीद है आपको साथ समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट निकलने पड़ते हैं। अ स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था कि जब हम किसी उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लीनियरली एक्सपेंड हो जाती है। डेटा हमने लिया, इनिशियल लेंथ हमने क्या रखी जो पहले थी, और फाइनल लेंथ क्या रखी जो हमें नहीं पता। हमने कहा कि इनिशियल टेम्परेचर से क्या था 30 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर जिस पर हमने निकालनी है अभी वो क्या है, वो है 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमें इसमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, जो अल्फा होता है फॉर्मूले में, वो क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 11 एक्सपोनेंशियल -6 पर डिग्री सेल्सियस। और फाइनल लेंथ जो L2 है, L2 क्या है, फाइनल लेंथ है जो हीट होने के बाद इसकी नई लेंथ हमने नोट की है, वो हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या था फाइनल लेंथ ऑफ रॉड का, L2 इज इक्वल, एक तो वो फॉर्मूला था डेल्टा एल नहीं निकालना हमें चेंज ऑफ लेंथ नहीं निकालना, हमें निकालनी है सिर्फ फाइनल लेंथ। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L2 हमें निकालना है, हमें L1 पता है 0.2 है, हमें L1 1 पता है, अल्फा की वैल्यू पता है। अच्छा, चेंज ऑफ टेम्परेचर हमने वैसे तो नहीं निकाला, लेकिन निकाल लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का आप चेंज कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे फाइनल को इनिशियल से। 60 माइनस 30 क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 डिग्री होगा। 30 को आपने स्क्वायर किया, सॉरी स्क्वायर नहीं किया, 30 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अच्छा, ये जो ना ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, देखिए ना प्लस ऑपरेटर, ये एक टर्म है। ऐसा नहीं है कि आप 1 + 330 कर दें फिर इसको ऐसा कर दें, नहीं, ये प्लस का साइन है, बता रहे हैं कि इसकी साइड पे एक टर्म है, इस साइड पे एक टर्म है। आपने जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, और 1 ऐड करने के बाद इस पूरी चीज़ को आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल लेंथ आ गई। यानी जो रॉड की इनिशियल लेंथ थी वो 0.2 सेंटीमीटर थी एट 30 डिग्री सेल्सियस। जब हमने उसको हीट किया 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ के कितनी हो गई 0.200066 सेंटीमीटर, यानी एक बहुत माइनर सी इंक्रीज है ये लेंथ पे। तो अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम 11.3 की तरफ, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक एल्युमिनियम स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है 0.4 मीटर, और हमें इसका वॉल्यूम चेंज निकालना है। वॉल्यूम चेंज कब निकालना है, जब हमने हीट किया इसको 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, तो इस दौरान क्या है इसमें वॉल्यूम का चेंज आएगा।
पहले रेडियोस्फीयर हमने नोट कर लिया, इनिशियल टेम्परेचर 0 नोट कर लिया, फाइनल टेम्परेचर 100 नोट कर लिया। अच्छा अब हम एल्यूमिनियम जो होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, वो ये है। अच्छा हम गलती क्या करते हैं सब कि हमने फटाफट पता चल के लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, हमने फटाफट फॉर्मूला में डाल दिया। ऐसा नहीं करना, हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें कोएफिशिएंट भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का चाहिए। हमने एक रिलेशन पढ़ा था अपनी फॉर्मूले वाली वीडियो में कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब आपने बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा लिखा, अल्फा की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई करके 24 72 और पावर 7.2 करके पावर कम कर दिए, तो बीटा इज इक्वल टू 7.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। इसको हम यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कितना चेंज आया वॉल्यूम में। अच्छा एक और चीज़, चेंज तो हम तब निकालेंगे हमें इनिशियल वॉल्यूम तो पता हो, इनिशियल वॉल्यूम पता ही नहीं, हमें वो निकालना पहले। अच्छा जब भी आपको कोई स्फीयर दिया हुआ हो ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको किसी स्फीयर का रेडियस पता तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। हमें पता है स्फीयर का रेडियस क्या है, 0.4 मीटर है, तो हमने इस फॉर्मूले में 0.4 पुट किया और हमारे पास जो है 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.4 का क्यूब, रेडियस का क्यूब। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ये क्या है, ये इस एल्यूमिनियम स्फीयर का वॉल्यूम है। ये रेडियस से हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम, इसलिए हमें रेडियस दिया हुआ था। अच्छा अब हमने वॉल्यूम भी निकाली है, दो चीज़ें जो हमें जरूरी चाहिए थी फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। V1 हमने निकाल लिया, यहाँ पुट हो गया, हमने बीटा निकाल लिया, यहाँ पुट हो गया, और अब हमें चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है। चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकलेगा, 100 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 100 माइनस 0 100 आ जाएगा। 100 माइनस 0 आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर हमने पुट कर दिया, तो हमने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 1.930 एक्सपोनेंट -3। अब एक्सपोनेंट -3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल हमने 3 टाइम्स पीछे मूव करवाना है, तो 1 2 3, ये आपके पास आ गया चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। अच्छा अब ये ओरिजिनल जो न्यू वॉल्यूम है या V2 है, ये वो नहीं है। अगर आपसे पूछा हुआ है कि यार इसका न्यू वॉल्यूम निकालो या जो इंक्रीज वॉल्यूम है वो निकालो, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमें V1 पता है, हमें डेल्टा वी पता है, इस डेल्टा वी में V1 ऐड कर देंगे, नया वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11.4, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। अभी बोल रहे हैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है। वो हम समझ चुके हैं क्या थी फॉर्मूले वाली वीडियो में, 800 केल्विन पे। 800 केल्विन क्या टेम्परेचर है, T इज इक्वल टू 800 केल्विन के। अच्छा ये K क्या है, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का फॉर्मूला लगाते हैं, T यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू 2/3 K, कि ये वाला K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये है बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हाफ mv² के। अब ये v² जो है ना हमारा, जिसका हम रूट निकालेंगे तो वो कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सही है, ये हमने अलग कर लिया। 3k/1, ये तीनों चीज़ें हमें पता है, हमने फॉर्मूले में रखा, और हमारे पास आ गया v² इज इक्वल टू 9916167.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो भी है ये। इसमें हम अच्छा अब हमने क्या है रूट, अब इसका RMS से क्या मतलब है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी इसका क्या है स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगी। इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर पुट किया, हमारे पास आ गई 3149 मीटर पर सेकंड। अब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की एट 800 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ 11.5। अच्छा इसमें दो पार्ट्स हैं, हमें क्या बता रहे हैं, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं दो टेम्परेचर्स हैं, 0 और 50 डिग्री। बोल रहे हैं कोई आइडियल गैस है, वो इस टेम्परेचर पे उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हमें निकालनी है। T वाला हमने 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, लेकिन आपको पता है जब भी हम काइनेटिक थ्योरी केसेस का फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें केल्विन में टेम्परेचर डालना होता है, याद रखिएगा। तो हम पहले इसका केल्विन निकालेंगे। 0 डिग्री पे केल्विन 273 होता है, 50 डिग्री सेल्सियस पे 323 होता है। अच्छा ये हमने दोनों रिक्वायर्ड लिख लिया। हमें पहले सवाल में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है, और दूसरा बोल रहे हैं कि एट दिस टेम्परेचर्स 1 मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, दूसरी तरफ मूव करते हैं। अच्छा तो अब हम इस्तेमाल करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2/3K हाफ mv²। T क्या है, टेम्परेचर है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, हाफ mv² गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब हमने हाफ mv² इधर रखा, 3K इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 3/3KT/2 हो गया ये। अब आगे हम देख लेते हैं, अब हमने ये जनरल फॉर्मूला बना लिया काइनेटिक एनर्जी के लिए। सही है, अब हम इसको कर लेते हैं फॉर द टेम्परेचर T1, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर T1, ये चीज़ बन गई T1।
उसके बाद आपने के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये था, उसकी वैल्यू वो डाल दी, और टेम्परेचर आपने डाल दी T1 क्या था 273 केल्विन, वो आपने डाला, आपके पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस आ गई एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि है 5.65 एक्सपोनेंट -21 जूल के बराबर। अब हमने यही जनरल फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए, टेम्परेचर 2 के लिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 के T2, वही फॉर्मूला यूज किया हमने 3/2 मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 323 केल्विन, जो हमने T2 का टेम्परेचर निकाला था इन केल्विन। उसका आंसर है 6.86 एक्सपोनेंट -21 जूल। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है एट टेम्परेचर T2। अब दूसरे पार्ट बी पार्ट में क्या निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब हम पर मोल कैसे निकालेंगे, पहले तो हमने तो एक मॉलिक्यूल की निकाली है, अब हम पहले पता लगा लेंगे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। एवोगाड्रोस नंबर हमें ये चीज बताता है, एवोगाड्रो नंबर बताता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.025 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स है तो एक मोल ऑफ गैस में 6.05 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। तो अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इसमें क्या होगा, ये हिस्सा जो था ये एक मॉलिक्यूल के लिए था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, तो ये अब 6.025 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया, यानी 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 3404.79 जूल आ गया। ये क्या है, ये पर मोल ऑफ आइडियल गैस है एट टेम्परेचर T1 काइनेटिक एनर्जी उसकी। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालनी है कि एट टेम्परेचर T2 यानी 323 केल्विन पे या 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो आइडियल गैस का 1 मोल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमने सिंपल वही किया 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका वही, आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसको एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि ये हिस्सा हमें एक मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए बता रहा था 82, अब हमने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये बताएगा पूरे मोल ऑफ गैस के लिए कि इस पूरे मोल ऑफ गैस में विद इन इट्स ऑल मॉलिक्यूल्स कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। वो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गई 4028.38 जूल्स। तो ये हमें बता रहे हैं कि एट T2 आइडियल गैस के 1 मोल में ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हमने इस वीडियो में 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, 11.5 है, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, 2 पार्ट्स हैं, बाकी जो हम न्यूमेरिकल्स वो अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपडेटेड रहें। अपडेट रहने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब हम इसका पार्ट 2 अपलोड करें।